हम रमज़ानुल मुबारक की बात करते हैं ना, हम मुसलमानों में तो ये महीना वैसे भी इसार और मोहब्बत के जज्बात को जगाने का महीना है। इस महीने में हमारी, जैसे हम अक्सर जिक्र करते हैं कि तमाम आदात बदल जाती हैं, ख़ान का ताल्लुक़ इबादात से हो, खाने पीने का हो, हमारी रूटीन होती है। अच्छा, क्योंकि हम समोसे पकोड़े बहुत ज़्यादा खाते हैं नजम, तो हमारी स्किन बड़ी इफेक्ट होती है। ये तो रमज़ान के साथ फ़र्ज हो जाता है ना, समोसे पकोड़े, कचौरी, चना चाट। तो अब क्या होता है कि हमारी वाटर इनटेक भी कम होती है, डिहाइड्रेशन का शिकार हम होते हैं, हमारी स्किन पे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ज़ाहिर है पानी ने हमारी स्किन को होल्ड करके रखा होता है। जब डिहाइड्रेशन होती है, अफ्तार से सहर के दरमियान का जो टाइम होता है, अगर हम उस दौरान अपना वाटर इनटेक पूरा नहीं करते तो फिर क्या होता है कि रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है और कई तरह के मसाइल होते हैं। और पकौड़े समोसों की वजह से वैसे ही इतनी ऑयली स्किन हो जाती है, पिंपल बनना शुरू हो जाते हैं, फिर उनके निशान भी बन जाते हैं। तो ये जो रिंकल्स होते हैं, फ्रेकल्स होते हैं, इनको ट्रीट करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। कभी फिलर्स का जिक्र हम सुनते हैं, कभी हम बोटॉक्स के बारे में सुनते हैं कि उससे भी रिंकल्स को ट्रीट किया जाता है। आई डोंट नो किया जाता है या नहीं, वो तो हम एक्सपर्ट से पूछेंगे। पिंपल्स के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं जो खाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे खौफनाक खतरनाक पिंपल्स होते हैं जो निशान भी छोड़ के जाते हैं। तो उन निशानों को कैसे ट्रीट करें, क्योंकि जो रमज़ान का महीना है ना, ये चेहरों के लिए जो है हम अपनी बड़ी मुश्किलात पैदा कर देते हैं इस महीने के अंदर, जो कि हमें नहीं करनी। अगर हम थोड़ा सा ख्याल रखें तो मेरा ख्याल है चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन हमारी अपनी लापरवाही और कोताही की वजह से सारे मसाइल पैदा होते हैं। यस, और इसी पर बात करने के लिए और डिस्कशन करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एस्थेटिक फिजिशियन और वन ऑफ द बेस्ट इंजेक्टर्स इन इस्लामाबाद एंड पाकिस्तान हमें ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा डॉक्टर शुमाइला खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसी हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। रमज़ान अच्छा गुजर रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। वो जिस तरीके से हमने जिक्र किया था खाने, सहरी और इफ्तार, तो वो भी अच्छे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, बहुत अच्छी बात है। सो स्किन रूटीन नॉर्मल तो रहती ही है, क्योंकि पानी का इंटेक भी बहुत मैटर करता है, लेकिन ड्यूरिंग द रमज़ान क्या क्या चीज़ें, एक बेसिक स्टेप्स जो है सबको लेने की ज़रूरत है? अच्छा, होना तो ये चाहिए कि रमज़ान में जो फास्टिंग हम करते हैं उसमें हमारी बॉडी को बहुत अच्छा सा मौका मिलता है डिटॉक्सिफाई करने का फ्रॉम मैनी ऑफ द बैड इंग्रेडिएंट्स और बैड केमिकल से बॉडी बहुत अच्छे से गेट रिड करती है। लेकिन होता ये है कि हम उस निज़ाम में हिंड्रेंस जब क्रिएट करते हैं, जैसे सलमा ने कहा कि जब हम अफ्तार करते हैं तो वी डोंट केयर और या हम चूज़ ही नहीं होते अपने हेल्दी फूड के लिए। वी जंप इनटू द ऑयली फूड, या फिर वाटर इनटेक हमारा बहुत कम होता है और अफ्तार के बाद हमारा दिल चाहता है हम कैफ़ीन वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करें, कॉफ़ी लें, चाय लें, कोल्ड ड्रिंक्स लें, रादर देन हैविंग लॉट ऑफ वाटर या हाइड्रेट करने का हमें इतना ज़्यादा ख्याल नहीं आता और इन चीज़ों की तलब ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी के जो रिज़र्व्स होते हैं वो भी आप उसमें भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं और वो भी चूँकि डायरेटिक है सारी चीज़ें, तो आप इसको ज़्यादा अपनी बॉडी से निकाल देते हैं और स्किन अगेन डिहाइड्रेटेड और पूरी बॉडी आपकी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। उसके अलावा जो फूड इनटेक है वो इतना ऑयली है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें मीठा या पोटैटोज से बनी हुई चीज़ें बहुत सारी जिसको हमें कहना चाहिए, या आप इवन फ्रूट चाट भी अगर खाते हैं तो उसमें गुड शुगर्स की बजाय आर्टिफिशियल भी कुछ लोग कलर्स और शुगर्स और क्रीम्स ऐड करते हैं उसके अंदर। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ हैं, यानी कि जिसमें आपकी बॉडी के शुगर लेवल्स एकदम से बहुत हाई होते हैं। पूरा दिन फास्ट करने के बाद एकदम से आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं, शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं। दे क्रिएट इन्फ्लेमेशंस इन योर बॉडी। जितना हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होगा या जितना शुगर इनटेक आप बढ़ाएंगे, उतनी ही बॉडी में इन्फ्लेमेशंस बढ़ जाएंगी। और ये इन्फ्लेमेशंस क्या करती हैं, पूरी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ी है तो ऑब्वियसली स्किन जो है वो भी इसको ऐसे ही रिस्पॉन्ड करेगी। तो उसमें अगेन इन्फ्लेमेशंस में क्या है कि आपको एक्नी आएगी, आपको बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे जो कि इचिंग है, ड्राइनेस है, ब्लॉची स्किन है, फ्लेकी स्किन है, डिहाइड्रेशन की वजह से ये बहुत अच्छा, ये सारे प्रॉब्लम्स एक बार हो गए। अब हर बंदा चाहता है कि वो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स की तरफ जाए जो इंजेक्टेबल हो। वैसे भी बड़ा ट्रेंड है, कोई फिलर्स चाहता है, कोई बोटॉक्स चाहता है। अब वो किस पर्पस के लिए होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ दिस, हर कोई जाके फरमाइश करता है बजाय कंसल्टेशन के। आपके पास लोग आते होंगे, कहते होंगे कि मुझे यहाँ फिलर चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। तो क्या हर इंसान के लिए इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स होते हैं? नहीं सलमा, सबसे इम्पॉर्टेंट तो इसमें ये वाली बात है कि अगर कोई जाता है तो उसको हम पहले इवेल्युएट करते हैं, उसकी एक फेशियल असेसमेंट करते हैं, उसके बाद फिर हम उस बंदे की जो ख्वाहिश है उसको भी सुनते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जो हम फिजिशियंस हैं, जब हम इस काम के लिए तो वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर विश ऑल्सो। लेकिन उसको हमारी असेसमेंट और इवेल्युएशन के साथ एक पेज पे
होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह पेशेंट का भी उस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम एस्थेटिकली प्लीजिंग क्या चीज़ लग सकती है उनके फेस के ऊपर, तो एक प्रॉपर कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। आप अपनी विश जाहिर कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर हमारे मशवरे से और हमारे तरीक़ाकार के हिसाब से चलते हुए सो यू कैन ऑप्ट फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। डन हो गया। सो अब ड्यूरिंग रमज़ान आपने बता दिया किन किन चीज़ों से आप अगर एहतियात करें तो आप बच सकते हैं स्किन केयर से। अब तो हमने कर लिया बेड़ा गर्क, 12-13 दिन गुजर चुके हैं, तो अब आगे हम लोगों ने जो है वो करना है ना। आप अब ये कर सकते हैं, हाँ। आप अपनी हाइड्रेशन इंप्रूव करें रादर देन जंपिंग इनटू द फ्रूट जूसेस या जो कैंड आप जूस पीते हैं या कलर ड्रिंक्स पीते हैं, उसकी बजाय आप पानी से रोज़ा तो खोलें। स्किन केयर की रूटीन में ये नंबर 1 है आपका जो इनटेक है, दैट इज़ नंबर 1। Okay. उसमें अपने शुगर्स कम कर दें, हेल्दी फूड अपनी इनकॉपरेट कर दें, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इनकॉपरेट कर दें। अच्छा, उसके अलावा जब ये सब हाइड्रेशन हो जाएगी, इंटरनली आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। मल्टीविटामिन ज़रूर ऐड करें, बिकॉज बहुत सारा हमसे खाया भी नहीं जाता। हम मतलब टॉक्सिन्स ले रहे होते हैं, हम जंक खा रहे होते हैं, लेकिन हम हेल्दी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें हमारी कमी हो रही होती है। तो डू टेक लॉट ऑफ वाइटामिन्स आल्सो विद वाटर एंड एवरीथिंग, हाइड्रेशन को इम्प्रूव करते हुए। अच्छा, उसके अलावा जो है स्किन की जो मॉइस्चराइजेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिनजिंग ऑफ द स्किन, बिकॉज डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन एक्सफोलिएशन मोड में ज़्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा जगह जगह से वो ड्राई पैचेस और वो डिहाइड्रेटेड स्किन लग रही होती है। तो उसको हाइड्रेट करने के लिए आप क्लिनज करें, आप मॉइस्चराइज करें। और उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपका जो फिजिशियन है वो आपको एडवाइस करेगा, दे आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स। सन ब्लॉक का ख्याल रखना है आपने बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर पे ख़वातीन किचन में बहुत सारा टाइम गुजारती हैं रमज़ान में, तो उसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि वो सन ब्लॉक वेयर करें। ये सारा जो ख्याल रखने का हमारा तरीका या प्रोसेस होता है, ये आफ्टर 30s, क्योंकि शुरू में स्किन के इतने मसाइल नहीं होते अर्ली एज में गर्ल्स को, तो हर कोई एजिंग का जो नेचुरल प्रोसेस है उसको रिवर्स करना चाहता है। तो ये जो इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स होते हैं, मैं इनके बारे में पूछना चाहती हूँ कि क्या ये इसके लिए कोई एज लिमिट होती है कि आप इस सर्टेन एज के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, इससे पहले भी? सलमा, देखिए कुछ इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स हैं जो करेक्टिव हैं, ठीक है, उसको हम करेक्शन के लिए यूज़ करते हैं कि एक जगह एजिंग आ गई या कुछ करेक्शन करनी हुई, कुछ प्रिवेंटिव होते हैं, जिसको अगर आप जो आपकी एजिंग 25 प्लस है, अगर आप उसको होल्ड करना चाहते हैं, अपने आप को एंटी एज रखना चाहते हैं, तो देन ऑनवर्ड्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ जो हैं वो करेक्टिव भी नहीं होते, प्रिवेंटिव भी नहीं होते, वो ब्यूटीफाइंग होते हैं। उसमें आप अपने फेस के फीचर्स को मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंजेक्टेबल्स। ओके, सो आपने अभी तक जो हमने जिक्र किया उसमें इंजेक्टेबल्स का भी हम लोगों ने जिक्र किया, और फिर साथ साथ कि अपनी स्किन की रूटीन कैसे बेहतर करनी है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि अब रमज़ान गुजर रहा है तो अल्लाह की तरफ से नूर तो किसी के चेहरे पर आ जाए, तो ये तो उसकी खुशकिस्मती है। लेकिन कुछ लोग वैसे भी चाहते हैं कि चेहरों पर जो है ना पुर नूर चेहरा हो, ताकि रमज़ान ख़त्म हो तो पता लगे कि ये जो नूर ही आया है, ठीक है, डायरेक्ट साथ में आसमान से नूर मौजूद हैं, बिल्कुल। तो ये नूर जो है उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं हाइड्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और डेड स्किन से डेड स्किन को हटाने के लिए स्किन से हाइड्रोफेशियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा स्किन बूस्टर्स आर वेरी। हाइड्रोफेशियल करते क्या है, क्योंकि आजकल हर कोई कर रहा है हाइड्रोफेशियल ना, सो मैंने ये जानना है कि हाइड्रोफेशियल कैसे, क्या आपकी स्किन के साथ जो है हाइड्रोफेशियल क्या करता है। हाइड्रोफेशियल बेसिकली जो उसकी एक अब्रेटिव टिप होती है, जो अब्रेड करती है आपकी अपर लेयर ऑफ द स्किन को। आसान अल्फाज में अपर लेयर जो डेड लेयर ऑफ द स्किन होती है उसको हटाते हुए साथ में इन्फ्यूजन होती है उसमें सिरम्स की। द सिरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि किस क्वालिटी के डल रहे हैं। ग्लाइकोसामिन है, उसमें हेलुरोनिक एसिड है, उसमें अदर एंटीऑक्सीडेंट सिरम्स हैं, तो इस तरह की विटामिन सी सिरम्स हैं। तो इस तरह के सिरम्स हम उसी वक्त इंड्यूस करते हैं जब आपकी स्किन फ्रेश डेड स्किन को हटा के नई स्किन के अंदर या आपकी हेल्दी स्किन के अंदर वो उसकी इन्फ्यूजन हो जाती है। सो दैट विल गिव अ वेरी सपल एंड अ वेरी फ्रेश लुक टू द स्किन, अ ग्लोई लुक टू द स्किन। क्या हाइड्रोफेशियल के लिए अच्छे एस्थेटिशियन का होना ज़रूरी, क्योंकि इस्लामाबाद में हर जगह हम देखते हैं छोटे छोटे सैलून्स भी इवन बने हैं, एक मशीन रखी हुई है, क्या वो अच्छे सिरम्स यूज़ नहीं करते, टेक्निक्स अच्छे यूज़ नहीं करते, और अगर वो बुरा है तो उसका फिर उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? देखिए, हाइड्रोफेशियल की क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ द टिप, द क्वालिटी ऑफ द सीरम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑब्वियसली अब अगर आप एक स्किन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उस प्रोसीजर की नो हाउ होना, उस प्रोसीजर की ट्रेनिंग होना, वो कोई भी ट्रीटमेंट हो, चाहे वो हाइड्रोफेशियल हो, चाहे वो माइक्रो नीडलिंग हो, चाहे वो कोई इंजेक्शन हो, चाहे वो मीज़ोथेरेपी हो, किसी भी ट्रीटमेंट की ऑब्वियसली एक सर्टेन ट्रेनिंग होती है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अभी सीरम्स का ही हम लोग जिक्र कर रहे हैं। एक तो आपने वो बताया सीरम्स जो हाइड्रोफेशियल के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन जो हम डेली यूज़ करते हैं
उन सीरम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं, और वो आप एक प्रॉपर एस्थेटिक फिजिशियन के ही क्लिनिक से लें या ये सुपर मार्ट्स के अंदर भी मिल रहे होते हैं, ये भी ठीक है? बहुत अच्छी बात पूछी है नजम आपने। सबसे पहले देखिए, आप अपनी स्किन को असेस करवाएं, अपनी स्किन का जाके दिखाएं स्किन से रिलेटेड लोगों को, एस्थेटिक फिजिशियंस को, जो कि आपकी स्किन को एनालाइज करेंगे। फिर आप उनसे प्रिस्क्राइब कराएं चीज़ें कि और फिर उनसे समझें कि इसको किस तरह यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात है, हेलुरोनिक एसिड सीरम का बहुत सारा सुना होगा आपने। एवरीबडी अभी हमारे क्लिनिक्स में जो भी आ रहा है, एवरीबडी इज़ यूजिंग एट देयर होम, ख़रीद के हेलुरोनिक एसिड, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। होता क्या है कि वो ड्राई फेस के ऊपर, बेसिकली मैं ये बता भी रही हूँ इसी उसके थ्रू, कि ड्राई स्किन के ऊपर अगर आप हेलुरोनिक एसिड लगाएंगे तो बेसिकली साइंस के इस फॉर्मूले के तहत जहाँ पे चीज़ें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं, तो वो आपकी स्किन का मॉइस्चर भी खींच लेगा। सही है, तो आपकी स्किन को मज़ीद ड्राई करेगा। तो उसको लगाने का तरीका ये कि आपने डैम्प फेस पे लगाना है, टू अटेन द मॉइस्चराइजर ऑफ दैट हेलुरोनिक एसिड टू पुट इट बैक इनटू द स्किन। तो ये लोगों को नहीं पता रेटिनॉल कैसे लगाना है। दे जस्ट गो और सुन लिया और लगा हुआ है अगर शेल्फ के ऊपर, और बहुत अच्छा अगर आपको नेट पे रिव्यू मिल गया तो आपने उठाया रेटिनॉल, और दिन में भी लगा रहे हैं और रात में भी लगा रहे हैं और डेली लगा रहे हैं, और यू विल एंड अप विद इरिटेटेड स्किन। मिलते हैं, इनका बेस्ट टाइम क्या होता है यूज़ करने का? देखिए, कुछ सीरम्स हैं जो आपने रात में यूज़ करने हैं, जैसे रेटिनॉल है वो आप रात में यूज़ कर सकते हैं। हेलुरोनिक एसिड मैंने आपको बताया, आप डैम्प फेस पे यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी आप डे में भी यूज़ कर सकते हैं, आप रात में भी यूज़ कर सकते हैं। किसी ने ज़िंदगी में एक ही सीरम लेना हो, देयर आर द कॉम्बिनेशंस, विटामिन सी और नियासिनामाइड्स के कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, हेलुरोनिक एसिड एंड विटामिन सी के कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, तो वो आप कॉम्बिनेशंस भी लगा सकते हैं, बट रेटिनॉल आप डे में नहीं लगा सकते मिसाल के तौर पे। क्या रेटिनॉल या हेलुरोनिक एसिड की बात हो रही है कि हर स्किन के लिए होता है, या कुछ स्किन्स ऐसी भी होती हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, कुछ और चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? नहीं, हर स्किन को कुछ डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत भी हो सकती है। जैसे बहुत डिहाइड्रेटेड अगर स्किन है तो उसमें फिर हम हेलुरोनिक एसिड एडवाइस करेंगे कि किस तरह लगाना है। कोई विटामिन सी इज़ गुड फॉर एवरी स्किन टाइप, बिकॉज वो एंटी एजिंग भी है, कोलेजन बिल्डिंग भी है और एंटी पिगमेंट्री भी है। खासतौर पे हम लोगों में जहाँ पिगमेंटेशन का बहुत सारा इशू है, तो विटामिन सी और उसके डेरिवेटिव्स के सीरम दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन कैन यूज़ दैट। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि कुछ चीज़ें जो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, अगर कोई मशीन यूज़ नहीं हो रही, जैसे क्रीम की तरह हाथों पे मला और लगा लिया, तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। इज़ दैट ट्रू? नहीं, उसमें ये है कि हाँ, अगर तो आप एक्सफोलिएट नहीं कर रहे स्किन को और डेड स्किन बिल्डअप बनता जा रहा है स्किन के ऊपर, तो उसकी पेनिट्रेशन महदूद हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी स्किन को प्रॉपर क्लींस करके चीज़ें लगा रहे हैं, ऑफिशियली ऑफिस में इन ऑफिस प्रोसीजर्स के साथ भी क्लीन कर रहे हैं और अपने घर में भी आपने क्लिनजिंग रूटीन अपना रखा हुआ है, तो फिर तो पेनिट्रेशन इजी हो जाती है। दूसरी बात ये कि जो अभी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इट्स सो मच एडवांसमेंट, वो इतने ज़्यादा नैनो पार्टिकल्स हैं, दे कैन ईजीली गेट इनटू द स्किन। सो घर में भी काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि होमवर्क भी बड़ा ज़रूरी है इन ऑफिस क्लास वर्क के साथ साथ। और ओवर द काउंटर एक जो ग्लूटाथियोन हर कोई खरीद के खा रहा होता है, क्या ये करना चाहिए? इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। अगर आप एक मयाना रवि के साथ बाकी वाइटामिन के साथ या बाकी एंटीऑक्सीडेंट जैसे आप ले रहे हैं, उसके लिए अगर खा रहे हैं, कोई और आपको बेस लाइन इशू नहीं है या कोई और मसला नहीं है, यू आर जस्ट टेकिंग इट फॉर द सेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, तो इट्स नॉट दैट बैड। और अगर कोई रंग गोरा करने के लिए खाता है, रंग गोरा करने के लिए जो क्वांटिटी हमारी बॉडी में चाहिए होती है वो एक गोली से पूरी नहीं होती है, ऑब्वियसली। अच्छा, एक सवाल है कि हाइड्रोफेशियल के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पोस्ट साइड इफ़ेक्ट्स जिसमें स्किन डिजीज़ का कोई प्रॉब्लम हो सके? मेरा नहीं ख्याल है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की स्किन बहुत इरिटेटेड हो और किसी ऐसे लेमैन ने या किसी ऐसे बंदे ने जिसको नहीं पता कि स्किन पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अनट्रेंड प्रोफेशनल कोई कर दे, तो वो आप कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है, आप इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है, आप मतलब स्किन जो है वो अगर कोई किसी ने बहुत ज़्यादा एक्नी प्रोन स्किन पे कर दिया है या एक्टिव एक्नी पे कर दिया है, तो इट कैन गेट फ्लेयर्ड अप। तो ये थोड़े से इश्यूज हैं कि जो आपका देख लेता है फिजिशियन करने से पहले, कि असेस कर लेता है स्किन को इस पे होना चाहिए। अब तो पहले तो एक सिंपल हम लोग सुना करते थे एक्नी, अब तो पता रखते हैं कि एक्नी की भी इतनी फॉर्म्स हैं आगे, और उसमें भी एक फॉर्म होती है मीलिया। सो मीलिया, इफ आई एम राइट, मीलिया या उसके अलावा ये दो तीन और हैं,
कि ना वो प्रॉपर तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, ना आपकी स्किन के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं। मीलियाज बेसिकली क्लोज्ड कोमिडोन्स है ना, और वो उन्हीं बेसिकली ड्राई स्किन के में जो स्किन ना क्लिनस प्रॉपर्ली हो रही हो या एक्सफोलिएट ना हो रही हो, तो ये उसमें ज़्यादा मीलियाज बनते हैं। ये सारी बेसिकली सीबम इरेगुलरिटीज़ की ही नतीजे Problem में है। होता है, जिसमें असल चीज़ यही है कि आपकी स्किन प्रॉपर्ली क्लिनस नहीं हो रही, एक्सफोलिएट नहीं हो रही, या इरेगुलर सीबम प्रोडक्शन हो रहा है। अच्छा डॉक्टर शुमाइला, अगर एक आम आदमी किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक पे जाता है, उसको नहीं पता होता कि उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स यूज़ हो रहे हैं वो स्टेरिलाइज्ड हैं या नहीं, ख़ास तौर पे हाइड्रा फेशियल का चूँकि बहुत ट्रेंड है, उसकी जो टिप होती है क्या वो स्टेरिलाइज होती है, और फिर जो बाकी टूल्स यूज़ होते हैं स्किन के ऊपर डिफरेंट सलमा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जो हाइड्रा की टिप है, और उसके अलावा हमारे बहुत सारे एस्थेटिक प्रोसीजर्स में यूज़ होने वाली चीज़ें सब डिस्पोजेबल होती हैं। Okay. तो ये तो एक एथिकल प्रोफेशनल की जिम्मेदारी है कि ऑब्वियसली ये उसका काम है हम कि आप कैसे उसको, इंश्योर कर सकते हैं कि ये जो आप यूज़ हो ये रहा है कह बिल्कुल सकते हैं कि आपके सामने वो टिप खोली जाए, Okay. उस पैकेट में से जो कि सील पैक होता है उसमें से खोल के आपको लगाई जाए। सही और बात है। फिर दूसरी बात नहीं, है नहीं, कि नहीं, आप नहीं, 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 एक सेकंड। पता है क्या होता है, इतने कोई आला और शानदार और आलीशान किस्म के क्लिनिक तैयार हुए होते हैं नहीं एस्थेटिक्स के, तो ठीक बंदा है, कि सोचता है बंदा अच्छे वहां पर होगा। जाके एक दफा जिस तरह बैंक में जाके ना, बैंक के भी किसी अच्छे ऑफिस में ले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है। तो वहां पर आप जाके जब बैठते हैं कोई भी प्रोसीजर से पहले जो जार्स आपके सामने लाए जाते हैं ना, वो भी ऐसे जार्स होते हैं जिसके ऊपर कोई स्टिकर कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पता नहीं अंदर से कहाँ से आ रहे होते हैं, और आपके पास जब वो आपके पास पहुंचते हैं ना वो प्रोडक्ट्स, तो उसके ऊपर कोई लेबल नहीं होता, कुछ नहीं होता, पता नहीं नजम, लगता ऐसा तो नहीं होता मेरा ख्याल है। ये हाँ सैलून्स में शायद हो सकता हो, इसलिए कि दे डोंट वांट टू शो द प्रोडक्ट के क्या, लेकिन हमारे पास तो प्रोडक्ट शेल्फ्स में लगे हुए होते Okay. हैं। यू कैन आस्क, मेरा नहीं ख्याल है जितने भी माशाल्लाह अच्छे क्लिनिक है, एवरीवन इज डूइंग अ गुड जॉब, लेकिन ये आपका काम है ऑब्वियसली कस्टमर एंड का या कंज्यूमर एंड पे ये काम है कि वो थोड़ी सी, आप खाना भी खाने किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप ज़रूर ये चेक करके जाते हैं Yes, कि उसके definitely. क्या क्वालिटी होगी, क्या रिव्यू है, किस तरह का खाना होता है, 2-4 दोस्तों से पूछते हैं। हाँ। तो ऑलवेज डू बिलीव ऑन रेफरल्स ऑल्सो, और उसके अलावा ज़रूर चेक करें। ऑब्वियसली जब जिसने इतना बड़ा सेटअप अगर आपको बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी खास तौर पे डॉक्टर अपने पेशेंट को ख़राब करने के लिए या कोई रिस्क लेने के लिए काम कर सकता है। हाँ, नहीं, ये मोर रेलिवेंट आपका, आपने सही कहा, सैलून से रिलेटेड है। यस, वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर शुमाइला फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा माय बात प्लेजर करके। ऑलवेज।